नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी 112वां एपिसोड आपको दिखाने जा रहे हैं। और इस एपिसोड में आपकी जो मैं मुलाकात कराऊंगा, आज एक ऐसी हस्ती से मुलाकात कराऊंगा जिनकी आप बातें, अनुभव और उनके द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। क्या हमारे देश में, हमारे हरियाणा में, हमारे करनाल जिले में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन तक दांव पर लगा दिया। दोस्तों, बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि अभी पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय। बात करें देश में आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जा रहा है। और इस कार्य में जो अहम भूमिका निभाने वाले थे, जिनको कह सकते हैं लोकतंत्र के प्रहरी, श्री ओम प्रकाश अत्रेजा, जो संघ के वरिष्ठ नेता भी है, आज उनसे हम खास बात करने जा रहे हैं। सीधा ले चलता हूं आपको अत्रेजा जी के पास, उनके अनुभव क्या हैं। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं आरएसएस के वरिष्ठ नेता और लोकतंत्र के प्रहरी श्री ओम प्रकाश अत्रेजा जी। उनका सबसे पहले अत्रेजा साहब, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं नेता नहीं हूँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। स्वयंसेवक का अर्थ होता है स्वयं प्रेरणा से समाज की सेवा करने वाला। इसलिए नेता जो होते हैं वो सुभाष चंद्र जो बोस जैसे होते हैं, हम जैसे नहीं होते। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, सारा जीवन मैंने साधारण कार्यकर्ता के नाते ही बिताया है। ये बात करें दोस्तों, ये असली परिचय होता है। अब नेता किसके लिए वो भी मैं बताना चाहूंगा। आप नेता हो हमारे जैसे लोगों के लिए, जो नई पीढ़ी आ रही है, जिनके आप प्रेरणा स्रोत बने हैं, आप उनके नेता हो। ये आपकी बात ठीक है, परंतु प्रेरणा देने के लिए भी मनुष्य का ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि लोग देखते ही समझेंगे। मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, बहुत साधारण कार्यकर्ता, और सारा जीवन केवल और केवल संघ का ही कार्य किया है मैंने। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, आप संघ के किसी भी नेता से, कार्यकर्ता से मिलेंगे, उन्होंने एक ही बात कहानी है, मैं स्वयं सेवक हूँ। बिल्कुल सरल साधारण, किसी से भी अगर बात करेंगे, माननीय संघ चालक से भी बात करेंगे, तो उन्होंने भी यही बात कहनी है। ये है संघ का सबसे बड़ा संस्कार, जिसको आज आपको समझने का हम भी मौका देंगे। आप समझना इस पूरे विषय को। और आपको बता दें अत्रेजा जी के बारे में, अत्रेजा जी का जन्म हुआ था 1937 में। 1937 में जन्म हुआ पश्चिमी पंजाब, बात करें तो पाकिस्तान के अंदर। और संघ में जो प्रवेश हुआ, आरएसएस में प्रवेश किया 1946 के अंदर। और सबसे पहला आंदोलन आया था हिंदी आंदोलन। अब बात करें हिंदी आंदोलन से शुरू करेंगे, लगातार 10-12 ऐसे बड़े बड़े आंदोलन हैं जिसमें अहम भूमिका रही है अत्रेजा साहब की। अत्रेजा साहब, बात करें तो जिस समय आपने हिंदी आंदोलन में शुरुआत की, तो वो शुरुआत क्या थी और किस तरह से आप आगे बढ़े? वास्तव में सारे देश में एक आंदोलन चला था कि देश की भाषा क्या होनी चाहिए। जो उस समय सत्ताधारी थे वो इस देश को भाषा के आधार पर बांटना चाहते थे, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और आर्य समाज के लोग सारे देश की भाषा हिंदी बनाना चाहते थे। और उत्तर भारत में विशेष रूप से एक पंजाबी आंदोलन चला था, पंजाबी सूबा आंदोलन। वो उत्तर भारत में पंजाबी के सिवा किसी की बात सुनना नहीं चाहते थे। इस बात के लिए आर्य समाज और संघ ने मिलकर एक हिंदी आंदोलन नाम से एक आंदोलन खड़ा किया, जिसमें हजारों लोगों ने अपना जेलें भुगती, परंतु उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। क्यों? ऐसे चालाकी के साथ उस वक्त गोविंद वल्लभ पंत जो है इसके डिक्टेटर हुआ करते थे, उनके साथ बातचीत चलती थी। वो गृह मंत्री थे। जब उनसे बात करने के लिए गए तो उनकी गर्दन हिलती थी। जब कोई पॉजिटिव बात आती थी तो वो सिर हिला देते थे, और जब नेगेटिव बात आती थी तो यूं ही कर दिया करते थे।
समझते थे भाई, हिंदी आंदोलन वाले ये समझते थे कि भाई ये तो हाँ हो गई। हाँ, इसी हाँ को लेकर वो सारे जो नेता थे उठकर चले आए और ये समझा कि बाप हिंदी का कल्याण हो गया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तब से लेकर आज तक भी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बन सकी। संपर्क भाषा बनाने के लिए भी बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। आज चाहे मोदी साहब सब कुछ कर रहे हैं, परंतु ये काम करना बहुत कठिन है, क्योंकि इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने ज़माने के, अंग्रेज़ों के ज़माने के, उसके बाद कांग्रेसियों के ज़माने के, और उसके बाद देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस सत्ता में आई, उस ज़माने के संस्कार लिए वो पैदा हुए हैं। तो इस तरह बात करें जिस तरह हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो सरकार में कोई मैसेज गया है इस विषय को लेकर? अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा के शिक्षा मंत्री की बात करें एट प्रेजेंट की, महिपाल डांडा जी, उन्होंने कहा है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती और हिंदी में ही सारे कार्य होंगे। उनका एक मैसेज बहुत पॉजिटिव जाया है और समाज को अपनी बड़ा भारत पसंद भी माता आ रहा की है कि माथे ये की बिंदी तो अच्छी बात है वास्तव में तो कि है हिंदी, माथे की बिंदी इससे भी ऊपर है संस्कृत। जी, जनसंसार की सबसे उत्तम और मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज अगर है दुनिया में, तो वो केवल संस्कृत है। इस बात को जर्मनी के साइंटिस्ट भी मानते हैं कि बेस्ट कंप्यूटर की अगर भाषा हो सकती है कोई, तो वो संस्कृत हो सकती है। परंतु हमारे देश के लोग सही रास्ते पर चलना तो सीखे नहीं है। वो तो संस्कार लिए हुए अंग्रेज़ों के और कांग्रेसियों के, उससे पहले मुसलमानों के, मुगलों को भी ले रखे हैं संस्कार। तो इसलिए इस लालच में कि सत्ता में हम तब आ सकते हैं जब ऐसे लोगों की कि वोट मिले, तो ये वोट की भी राजनीति है, जिसके कारण हमारी ये हिंदी जो है राष्ट्रभाषा बन नहीं रही। आप मांग करते हैं हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बनाएंगे? हम तो जम्मू कश्मीर से लेकर हाँ जी, और केरल तक, कन्याकुमारी तक, जितने भी आरएसएस से संबंधित या बीजेपी से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, उसमें भाषा विशेष रूप से हिंदी ही होती है। कोई इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाता कि भई आप केरल में कार्यक्रम कर रहे हो तो केरल की भाषा बोलनी चाहिए, या तमिलनाडु में कर रहे हो तो तमिल की भाषा बोलनी चाहिए। ऐसा कोई भी ऐसा वो नहीं रहता। यहाँ तो भारत माता के हित में जो भी उत्तम बात है, उसके लिए सब संघ के स्वयंसेवक और बीजेपी के विशेष रूप से इस बात के हक में है कि इस देश की जो हमारी पुरातन संस्कृति है और सभ्यता है, उसके आधार पर हमें देश को विश्व गुरु बनाना है। बिल्कुल दोस्तों, बता दें विश्व गुरु बनाने की बात चल रही है और ये कहीं ना कहीं सार्थक होता हुई दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं, अगर बात करें कल खासतौर पर करनाल में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो जिसका नाम था भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय दिवस। इसका इसको जो कल यहाँ मनाया गया है, और इसमें खास तौर पर बात करें कि 50 साल हो गए इसको, इमरजेंसी लगी को लोकतंत्र के अंदर जो लगी थी, उस समय आपातकालीन स्थिति बनी थी। इस पूरे मामले को लेकर कड़ा विरोध किया जा रहा है। आज भी ये काला दिवस मनाया गया, जिसमें आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया है। तो आप एक लोकतंत्र के प्रहरी में आपका बहुत बड़ा नाम आता है इसके अंदर। तो इस पूरे जो मामला है, इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि आपने तो खुद भोगा उस समय, आप खुद इसमें विरोध में रहे हैं। 25 जून 1975 की रात्रि को 12 बजे शहर के 3 बड़े नेता उस समय जो थे, मूलचंद जैन, श्री चौधरी रामलाल वधवा और रघुवीर सिंह विर्क, जी, इन तीनों को घर से उठाया गया। गए तो थे कामरेड राम प्यारा को लेने भी गए थे, लेकिन वो घर पर नहीं थे। 12 बजे इनको उठाया गया घर से, और 12:15 साढ़े 12 के बीच में चौधरी रामलाल वधवा की बेटी, उनका घर हमारे घर के पास ही है लगभग, वो रात को आई, अत्रेजा जी पिताजी को पुलिस ले गई है, जी। और ये भी बताया कि रघुवीर सिंह विर्क और जैन जी को भी साथ ले गई है, तो आप देख लें क्या करना है। उस वक़्त हमें ये कल्पना नहीं थी कि इमरजेंसी चीज़ क्या होती है। तो मैंने उसी वक़्त स्कूटर उठाया, सारे शहर को जगा दिया, अपने कार्यकर्ताओं को, कि सवेरे जो है हमने हड़ताल करनी है, नगर को बंद रखना है। हम सवेरे 8 बजे करण गेट पर इकट्ठे हुए और सारे शहर को बंद कर दिया। 11 बजे तक शहर बंद था। इतने में एसएचओ साहब उस वक़्त सिटी थाने के आए, तो उन्होंने कहा, ओम प्रकाश ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है इमरजेंसी क्या किस चीज़ को कहते हैं? अगर
तुम्हें अंदर कर दिया ना तो सारी जीवन जो है सड़ते रहोगे जेल में, इसलिए सावधान हो जाओ, अभी तक तो तुम्हारा नाम नहीं है लेकिन नाम आने वाला है, तो इसलिए भाग जाओ यहाँ से। तो तब मैंने अपने कार्यकर्ताओं से सलाह की और हम 5-6 लोग उसी वक्त अंडरग्राउंड हो गए। और मुझे तो घर पर टेलीफोन भी आ गया, अपने प्रेमचंद जी जैन, उस वक्त प्रेमचंद जी गोयल जो है हमारे प्रांत के प्रचारक थे, उनका टेलीफोन आया कि भाई तुमने अरेस्ट नहीं देनी, इमरजेंसी में काम करना है अंडरग्राउंड रहकर। तो मैं अंडरग्राउंड हो गया और उसके बाद जो है फिर जैसे जैसे योजना बनी उसके अनुसार हम चलते रहे। अच्छा, बात करें, काफ़ी उत्पीड़न हुआ उस दौरान, सरकार ने मनमानी की पूरी ज़बरदस्त तरीके से। इवन देन की जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, प्रेस पर भी बहुत बड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो आपकी जो पूरी रणनीति रही उसमें क्या रही? आप अरेस्ट हुए, इसमें क्या हुआ? पहले तो जो है सारे देश के संगठन को फिर से खड़ा करना था, जी। क्योंकि अफरा तफरी मच गई थी सारे देश में। परम पूजनीय गुरु जी को तमिलनाडु में अरेस्ट कर दिया गया। ऐसे जितने भी अपने ऊपर के हमारे बड़े बड़े जो है अधिकारी थे उनको जेल में डाल दिया गया। और अपोजिशन की जितने भी बड़े नेता थे, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी भाई देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, मधु लिमय, ये सब को उसी रात को ही सबको जेल में डाल दिया। हजारों की तादाद में बड़े बड़े नेता जेलों में पहुंच गए और अखबारों पर बैन लगा दिया गया। किसी को संपादकीय लिखने की आर्डर नहीं था, प्रेस वालों की बिजली बिजली बंद कर दी गई। ये सारी बातें आप सब पढ़ते हो, अखबारों में पढ़ रहे हो। परंतु जो भुक्तभोगी हैं वो, उनके पास शब्द ही नहीं कि उस समय की जो तकलीफें थी वो बयान कर सकें, और वो बयान करते भी हैं तो बड़े बड़े नेताओं के बयान पढ़ छाप देते हैं, पर जिनको तकलीफें जिन्होंने भोगी हैं उनकी बातें नहीं छापते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही उदाहरण लेता हूँ, ओम प्रकाश अत्रेजा के सारे परिवार को हवालात में ठूंस दिया गया। मेरे बदले मेरे मेरे भाई को जेल में डाल दिया। मेरे पिताजी को हवालात में हार्ट अटैक हो गया और वो बाद में वो हार्ट अटैक से ही मरे। मेरा छोटा भाई है, वो उसकी भी डेथ हो चुकी है। उसको भी ऐसी बीमारी वहाँ लगी जेल में कि वो भोगता भोगता आखिर में कैंसर से मर गया बेचारा। तो ऐसे ऐसे हमने उस समय 5 लोगों ने सत्याग्रह किया है करनाल में, केवल जिले करनाल में। उनमें 2 थे, एक था असंध के दर्शन लाल और दूसरे थे एक ज्ञानचंद खेड़ी शरफ अली। उन्होंने सत्याग्रह किया कनन गेट के ऊपर, जो है भारत माता की जय का नारा जैसे लगाया, पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ कर नंगा किया और थाने पे ले जाके खूब पिटाई करी डंडों से। वाई हरिशंकर ने स्वयं, एसपी उसमें होता था वो, उसने उनकी पिटाई करी और मार मार के नंगे जेल, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जेल डेयरी फार्म के सामने हुआ करती थी उस ज़माने में, पूरा रास्ता डंडों से पीटते हुई पुलिस उसको ले गई। उस समय मेरा भाई जो है मेरे बदले में जेल में पड़ा हुआ था। उसने एक वार्डर था, वार्डर मतलब पुलिस का एक आदमी जो जेल में जिसकी ड्यूटी थी, वो मेरे भाई का परिचित था। तो उसने उसको कहा कि जाओ मेरे घर में जा कह के आओ कि भाई साहब को कहना कि पुलिस की हत्या ना चढ़े, इतनी पिटाई करते हैं पुलिस वाले कि अधमरा मार देते हैं, इसलिए उसको कहना सावधान रहें। तो उन्होंने संदेश भेजा कि मेरे भाई को पुलिस की हत्या न चढ़ने देना। तो मैंने स्वयं ये नज़ारा आंखों से देखा कि कितनी पिटाई होती है। मैंने अपने आप को तैयार कर लिया था कि अगर सत्याग्रह करने की आवश्यकता हुई तो मैं करनाल में ही सत्याग्रह करूँगा। परंतु मुझे हुक्म हुआ कि 14 जनवरी 1976 को विधानसभा का वो चलने वाला था सत्र, उसमें कहा गया कि वहाँ सत्याग्रह करना है। मैंने कहा मुझे क्यों मरवाते हो, बंसीलाल की सरकार है, मुझे तो वो जान से मार देंगे। कह लगे भाई ऊपर की आज्ञा है कि आपने वहाँ सत्याग्रह करना है। तो मैं, ओम प्रकाश अत्रेजा और राजेंद्र झंझाड़ी, शिवराम एमएलए का लड़का था, है अभी भी, और गुलशन जी भाटिया, हम तीनों ने वहाँ सत्याग्रह किया। और सत्याग्रह किया तो रात को मुझे एसएचओ ने कहा आपका नेता कौन है? तो गुलशन भाटिया ने कहा ये अत्रेजा जी हैं हमारे थे। हाँ भाई देखो बात सुनो, हम ये केंद्र शासित राज्य है परंतु हम किसी को कोई तकलीफ नहीं देते, परंतु शर्त यह है कि आप नारे नहीं लगाएंगे।
मैंने कहा जी हम तो राजनीतिक आदमी हैं, नारे तो लगाएंगे हम। कहने लगे फिर आपको भी बिछाना पड़ेगा, चलो जैसे आपकी मर्जी है। इतने में मेरे एक मित्र थे उस वक़्त, भारतीय जनसंघ के प्रांत के महामंत्री श्री पुरुषोत्तम देशमुख, वो आ गए। ये वास्तविक बात बता रहा हूँ। जी जी। उन्होंने आके कहा मैं अत्रेजा जी से बात करना चाहता हूँ, तो अलग से। फिर कर लो भाई। तो सचिव ने इजाज़त दी। 2 मिनट के लिए उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, कल 3 लोगों की ज़मानत होने वाली है, कहीं जज नाराज़ ना हो जाए, इसलिए आप नारे ना बोलना। तो मैंने, मेरे मुंह से एकदम निकला, बच गए भैया आज तो हुक्म हो गया तो बात खत्म। तो दूसरे दिन जिस वक्त हम वहाँ पेश हुए, तो मैंने देखा सामने जो जज बना बैठा था वो हमारे दयाल सिंह कॉलेज का स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष चुना गया था, और उसकी मैं विशेष रूप से उसकी सहायता की थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दिया और तुरंत कह दिया, अरे भाई इनको जेल ले जाओ, आज के बाद इनको यहाँ पेशी पर नहीं लाना, हम ही वहीं चला करेंगे। उसके बाद हम 2 महीने वहाँ जेल में रहे। वहाँ संदेश आया श्री प्रेमचंद जी गोयल का, और वो जो है संदेश लाए थे सरदार सुखनंदन सिंह जी, उस वक्त भारतीय मजदूर संघ के हरियाणा के प्रदेश के संगठन मंत्री थे। कहने लगे भाई आज्ञा हुई है कि ओम प्रकाश अत्रेजा और सुखनंदन सिंह एक अखबार निकालेंगे, इसलिए आपकी व्यवस्था हो गई है, आपकी जमानत हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई मैं तो इस वक्त शांतिपूर्वक जेल में बैठा हूँ, और यह तो स्वर्ग हमने बना लिया है यहाँ पर, बस अब तो जब तक इमरजेंसी है मैं यहाँ बाहर नहीं निकलूँगा। कहना भाई आज्ञा है तो आज्ञा तक पालन करना पड़ेगा, संगठन का आदेश तो मानना आदेश पड़ेगा। तो मानना ही पड़ेगा। तो संगठन का आदेश मानकर हम बाहर आ गए, और हमारे लिए एक कमरा ले लिया गया था अशोक विहार दिल्ली में। वहाँ से हम दर्पण नाम का अखबार हमने शुरू किया। मैं और सुखनंदन सिंह जी लिखते थे, और पलवल में एक अंडरग्राउंड प्रेस थी, उसमें ये छपता था, और फिर सारे हरियाणा में जो है बांटा जाता था। उसमें प्रमुख रूप से नाम लेने के लिए मेरे पास मेरी श्रीमती और मेरी एक छोटी बहन कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत ये अखबार पहुँचाया करती थी। करनाल के और लोग थे जो बांटा करते थे अखबार। दर्पण जो है बड़ा पॉपुलर हुआ, लोग इंतज़ार करते थे कि नई नई खबरें कैसे छपेंगी, कैसे हमें सब पता लगेगा। तो बात करें, इतना जो उत्पीड़न भी सहा और विरोध भी किया, और आप एकदम से उत्पीड़न की बात कि तो आप देख रहे हो कि मेरे भाई और मेरे पिता को डाल दिया जेल में। हर 8-10 दिन में मेरी श्रीमती को या तो एसपी ऑफिस में बुला लिया जाता था, या डीसी के पास, सुखदेव प्रसाद उस वक्त डिप्टी कमिश्नर होता था। कहा जाता है कि उस ज़माने में सबसे सख्त डिप्टी कमिश्नर सुखदेव प्रसाद था। उसने यहाँ तहलका मचा रखा था इमरजेंसी का। तो उसने मेरे भाई को इस शर्त पर जेल में डाला था कि जब तक ओम प्रकाश अत्रेजा को पेश नहीं करोगे तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। और वही हुआ कि जब तक मैंने सत्याग्रह किया उसके बाद ही मेरे भाई को छोड़ा गया। तो ये स्थितियाँ हैं। मेरी श्रीमती को तो यहाँ तक धमकी दी गई कि तेरी जो नौकरी है इसकी डीएवी कॉलेज में, ये नौकरी तेरी जाएगी, और तेरे डिप्टी कमिश्नर सुखदेव प्रसाद ने नगर के एक बहुत ही सम्माननीय सामाजिक नेता थे, उनका हमारे परिवार के साथ बहुत समीप का संबंध था। उन्होंने मुझे घर बुलाया मेरी धर्मपत्नी की मार्फत। घर गया तो मुझे देख कर कि हम पहले तो घबरा गया, अरे तू कहाँ से आ गया, तू भी फिर से मरवाएगा हमारे को। मैंने कहा मैं तो चले जाऊँगा अभी। कहते नहीं, मैं एक तेरे को वो देता हूँ, सुखदेव प्रसाद का संदेश देना है मैंने बताओ हुक्म करो। सुखदेव प्रसाद ने कहा है कि भाई आप एक लाइन सिर्फ लिख के दे दो कि मैं आज के बाद संघ का कोई काम नहीं करूँगा, और जाके प्रेस पे बैठ जाओ, अपना धंधा करो और बच्चों को पालो। तो मैंने उस वक़्त उनको कहा कि मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अच्छे हैं, धार्मिक हैं, परंतु जब से सुना है ज़िंदगी का अंजाम है मौत, तब से सर पे कफन लपेटे कातिल को ढूंढते हैं। तो हम तो कफन बांध के चल रहे हैं, जो देश का जिसमें कल्याण होगा हम तो वो काम करेंगे। इसलिए आप मुझे बदनाम करके मत मारिए। मैं यहाँ लिख के दूँ, 2 कदम चलूँ सांस ख़त्म, मैं कलंक लेके मरूँ,
ये नहीं रहे। और इसके बाद इस बड़ी अच्छी मिसाल है कि मैं घर पहुंचा तो मेरे पिताजी से मैंने आशीर्वाद लिया कि मैं ये काम करने चल रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कहने बेटे अगर ये धर्म का काम समझता है तो बिल्कुल मत घबराइयो, तेरे बच्चे हम पाल लेंगे, ईश्वर सबका रक्षक है, तो घबरा मत जाओ। एक तरफ एक अनपढ़ साधारण नेता, साधारण कार्य व्यक्ति, उधर से हमारे एक बहुत समीप के जो है पढ़े लिखे, क्वालिफाइड और डीसी तक जिनका पहुंच, डीसी का उस वक्त बंसीलाल उनके घर पर बात चल रही थी आया आपकी करता मेरी था। कि कांग्रेस ने आपको जिस याद तरह होगा से टिकट देने के लिए अफ्रीका जो कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर थी, बात करें इंदिरा गांधी की, और बंसीलाल स्टेट में सीएम थे, इनके जो अत्याचार थे, इन्होंने जो इस तरह से इमरजेंसी लगाई, इसको लेकर कोई प्रलोभन परिवार को वगैरह तो क्या बड़े क्या प्रलोभन रहा आए। भी, किस तरह से आपको रोकने हमारी का प्रयास श्रीमती किया की गया? नौकरी की बात थी, हर चौथे दिन पाँचवें दिन डीसी का वो आ जाता था, धमकी आ जाती थी कि भाई अगले महीने से तेरी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। पर मैंने घरवाली को कहा, मैंने कहा एक बात सुनिए, अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो सबसे छोटा जो बच्चा है 2.5 साल, उस वक्त 1.5 साल का था, उसको अपनी कच्छ में डालना और चौक में आके भारत माता की जय का नारा लगाना, जेल में आ जाना। मेरे साथ रखेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो जहाँ भी रखेंगे जेल में, महिला जेल में, वहाँ चले जाना, घबराना नहीं, डरना नहीं। हमारी श्रीमती बड़ी हिम्मत वाली औरत है, उसने सारे बच्चों को पाल पोस के उसने बड़ा किया। मैं तो आरएसएस का काम करता रहा हूँ सारा जीवन, आज भी कर रहा हूँ, और उसने हिम्मत करके बच्चों को भी पाला, घर को भी बसाया, सब कुछ ठीक ठाक किया। और उसके बाद जब हम दर्पण चला रहे थे, 3 या 4 जो है इशू निकल चुके थे। एक दिन हम बैठे बैठे अशोक विहार में सुखनंदन सिंह जी को दोपहर का खाना खाया, खा के बर्तन समेट के दिए, और मैंने कहा सुखनंदन सिंह जी खड़े हो जाओ, यहाँ से ये जितने कागज़ है इनको आग लगाओ, पीछे गंदे नाले में इनको फेंको, जल्दी चलो। फिर क्या बात? मैंने कहा बाहर बताऊँगा। बाहर ठीक है, आए मेन रोड के ऊपर तो पुलिस की गाड़ी आ गई। मैंने कहा देख लिया आपने? अंदर से मुझे आवाज़ आई कि कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है, इसलिए इंट्यूशंस हुआ आपको? इंट्यूशन हुई। तो ऐसे मैं 4 बार बचा हूँ। एक दिन रात को एक मीटिंग थी हमारी, ये मेरा रोड के ऊपर रावण रोड है ना, यहाँ एक गंदा नाला है, उस गंदे नाले पर हमने एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में 6 लोग आए थे, उनमें एक थे सूरज भान जी। सूरज भान जी 4 चमन में रहते थे। सूरज भान जी ने कहा अत्रेजा जी क्यों धक्के खाते फिरते हो, 4 चमन में बड़ी अच्छी सेफ जगह है, वहाँ आ जाओ। मैंने कहा भैया 4 चमन जी को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये बहुत गंदी जगह है, आपका सारे 4 चमन को पता होगा कि भाई आप जो है कहाँ रह रहे हो, और आप पकड़े जाओगे मेरे ऊपर मरवाओगे। तो मेरे को बड़े तरले मारे। मैंने कहा जी आज तो मैं चलता नहीं हूँ, फिर देखेंगे। तो सूरज भान जी चले गए, सूरज भान जी पकड़े गए, मैं बच गया। अच्छा, कुल मिलाकर बात करें कितने दिन तक आप जेल में रहे हो? हाँ, उसके बाद दर्पण चल रहा था हमारा, मुझे प्रेम जी ने कहा अब ऐसा है, अब थोड़ी सी इमरजेंसी का गतिविधि है वो नरम हो गई है, अब आप जाके प्रेस पे बैठो। मैंने कहा जी बंसीलाल उस वक़्त डिफेंस मिनिस्टर बन गया था और आ गया था बनारसी लाल गुप्ता। मैंने कहा जी मैं उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर हूँ, जैसे ही मैं बैठूँगा पुलिस आ जाएगी। और वही हुआ, 23 जून 1976 को पुलिस आ गई मेरे प्रेस के ऊपर। मैं उस वक्त खाना खा रहा था दोपहर का, तो SHO आ गया, गुप्ता था SHO। तो आते ही ओम प्रकाश कौन है? क्या बात है, खड़े हो जाओ। उस वक्त एक प्रोफेसर DAV कॉलेज के यशपाल थे, वो बैठे थे। मैंने उसको एकदम इशारा कर दिया, मैंने कहा इनको कहना कि भाई मैं पेपर छपवाने आया हूँ कॉलेज के, कोई और बात मत करना। तो तू कौन है? तो भाई मैं प्रोफेसर हूँ DAV कॉलेज का, और मैं पेपर छपवाने आया हूँ तेरे प्रेस के ऊपर से, भाग जाए यहाँ से, इस प्रेस पर कभी नहीं चढ़ी, और अगर फिर आएगा तो फिर तू भी अंदर जाएगा। उसको भगा दिया। फिर मैंने SHO साहब को मैंने कहा आ जाओ खाना खा लो। कहते नहीं कोई खाना नहीं खाना। मैंने कहा मैं खा लूँ? कहते चलो खा लो। खाना खाया, जीप में बिठा के ले गए।
उनको दिया 106, 107, 106 वहाँ 107, 157 में, और मुझे दे दिया मीसा में। अच्छा। हाँ, वो तो दूसरे दिन छूट के आ गए। मैं जो है मीसा में सबसे बाद करनाल में जो रिलीज़ हुआ वो ओम प्रकाश अत्रेजा 21 मार्च को 1970 को छूटा। मेरे पास सर्टिफिकेट है इस बात का। अत्रेजा साहब, बात करें, आपने काफ़ी आंदोलन में भाग लिया है, जिसकी बात कर लेते हैं कि गोरक्षा आंदोलन चला, ये भी बहुत लंबा आंदोलन चला, इसमें आपने भाग लिया, और इसके अलावा कई बड़े बड़े आंदोलन, सत्याग्रह भी आपने किया, और उसके बाद जैसे राम जन्मभूमि आंदोलन आया, कार सेवा चली, बहुत सारे आंदोलन आए। लगातार इन आंदोलनों को लेकर कभी आप सोचते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? मैंने क्रांतिकारियों की बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं। जी। मैंने जीवन में ये तय कर रखा था कि मैं कभी भी पुलिस की हत्थी नहीं चढ़ूँगा। मैं जब भी अगर जेल जाऊँगा तो सत्याग्रह करके ही जाऊँगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तो उसमें मैं करनाल ज़िले का इंचार्ज था सत्याग्रह का। 5 जत्थे हम भेज चुके थे। एक भी जत्थे में से एक भी कार्यकर्ता सत्याग्रही अयोध्या नहीं पहुंचा था। तो हमारे उस वक्त प्रचारक थे, विभाग प्रचारक श्री अरुण जी। आजकल वो है सह सरकार में, बहुत बड़े अधिकारी हो गए। तो उन्होंने कहा, ओम प्रकाश जी, ये तो गड़बड़ है, हमारा तो कोई काम सफल नहीं हुआ। मैंने कहा, जी सफल होगा अगर एक व्यक्ति को आप इजाज़त देते हैं, क्योंकि आपने मेरे पर बैन लगा रखा है। मुझे अगर आप इजाज़त देंगे तो हम अयोध्या पहुंच के दिखाएंगे। कहना पक्की बात है। मैंने कहा जी। कहना फिर जत्था तैयार करो। मैंने अपना 107 लोगों का जत्था तैयार किया। करनाल से गाड़ी में सवार हुए 107 लोग, और सब की मैंने 7 हिस्से बनाए। किसी को दिल्ली, किसी को कानपुर, किसी को अलीगढ़, अलग अलग टिकट लेकर दिए, और सबको कहा कि वहाँ से आपने पैदल जाना है अयोध्या। और हमने जो है टिकट ली बनारस की, वाराणसी की, और अहमदाबाद, इलाहाबाद पहुँचने पर वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था। हमें गाड़ी छोड़नी पड़ी वहाँ पर, आगे गाड़ी जाती नहीं थी। तो मैं चला गया स्टेशन मास्टर के पास। मैंने कहा, जी हमने तो वो करने आए थे, हम तो तीर्थ में जा रहे थे, हमारी टिकट तो ख़त्म हो गई। तो भाई क्या करें, वो लग गया है, कर्फ्यू लग गया है, मुलायम सिंह ने कर्फ्यू लगा दिया। तो मैंने कहा, जी फिर हमारी टिकट तो वापस करो। 17.5 रुपये पर टिकट हमें वापस किए। हमने पैसे वापस लिए और हम वहाँ से पैदल चले इलाहाबाद से अयोध्या तक। अयोध्या 30 तारीख को गोलियां चल रही थी जब हम अयोध्या पहुँचे। मैंने वहाँ से एक पीसीओ से फ़ोन किया और मैंने कहा, अरुण जी मुझे पहचाना? कहते हाँ, ओम प्रकाश बोल रहे हो? मैंने कहा, मैं अयोध्या से बोल रहा हूँ, गोलियों की आवाज़ आ रही है ना? कहते हाँ आ रही है। मैंने कहा, हम पहुँच गए, आपकी ज़बान का हमने मान रखा है, हम पहुँच गए। करनाल का नाम हो गया कि भाई ठीक टाइम पर पहुँच गए। करनाल के काफ़ी कार्यकर्ता गए थे। हाँ, काफ़ी का हज़ारों गए थे सब। कोई वहाँ पकड़ा गया, कानपुर पकड़ा गया, अलीगढ़ पकड़ा गया। उसने कह रखा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। गोली उसने चलानी थी, चलाई उसने। पता नहीं कितने लोग मरे वहाँ पर, और 2 तो सगे भाई ऊपर चढ़ते हुए मर गए उसके ऊपर, कुठारू भाई, हम तो गुम्बद पर मर गए थे। तो हम भी अपना कफन लपेट के गए हुए थे, पहुँच गए वहाँ पर जैसे कैसे। करनाल के जो कार्यकर्ता थे उनका बड़ा वर्चस्व रहा है वहाँ पर, पूरा गुम्बद पे चढ़ना, उसके बाद गोलियों के सामने उसका दो लोग जो थे वो गुम्बद पे चढ़े थे, एक गोपाल स्वामी और एक शिव कुमार। दोनों के जो है चोटें लगी थी। हाँ, दोनों के फिर वापस आ गई। वो तो एक ईंट भी उठा के लाए थे वहाँ से। शिव कुमार फिर बाद में 3 बार MC बना, है याद आपको? बिल्कुल याद है दोस्तों, एक एक कार्यकर्ता के बारे में, एक एक कार्यकर्ता की कार्यशैली के बारे में। अच्छा, बात करें, आखिर में बात करना चाह रहा हूँ कि अब जैसे अयोध्या जी में भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है, धारा 370 को लेकर भी बड़े एजिटेशन हुए, वो भी हट चुकी है, 35A भी हट चुकी है, देश आगे बढ़ रहा है लगातार। तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना सनातन धर्म में जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है,
तब से ये भारतवर्ष था, और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक ये भारतवर्ष रहेगा। और इस भारतवर्ष में जब जब भी कभी इस तरह की स्थितियां आई हैं, कभी विदेशी आक्रमणकारी आए, आतताई आए, मुग़ल आए, तातारी आए, और पठान आए, पता नहीं कौन कौन आए, उन्होंने इस देश को गुलाम किया। अंग्रेज़ आए, फ्रांसीसी आए, लेकिन कोई ना कोई महापुरुष पैदा हुआ, उसने इस देश की रक्षा की। आज भी ये प्रभु की अपार कृपा है कि प्रभु ने नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। जो जो चीज़ें ब्रह्मांड के बनने से पहले हमारे ऋषि मुनियों ने स्थापित की थी, उसी आधार पर फिर से हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए नरेंद्र मोदी लगा हुआ है। हमारी तो प्रार्थना है, कर सकते हैं कि सब सनातनियों को एकजुट होकर इस देश को परम वैभव पर ले जाकर विश्व गुरु बनाने की प्रयत्न करने चाहिए। ये आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। मेरा आपको इससे भी ज़्यादा धन्यवाद है कि आज पहली बार मेरे मन की जो बातें हैं आपने सुनी और उसको प्रसार भी करेंगे। धन्यवाद। एक बात पूछना चाहता हूँ जाने से पहले, ये प्रोग्राम हमारा जो है बातचीत का, जिसका हमने कार्यक्रम का टाइटल रखा हुआ है चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, कैसा प्रोग्राम, कैसा लगा आपको? प्रोग्राम अति उत्तम है, लेकिन जो चीज़ें आपने बताई हैं, उद्देश्य जो बताए हैं, उसी के आधार पर चलते रहें तो आपको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं तो हैं ही, परंतु मेरे मन की जो कसक है आजीवन, जो मैंने मन में संघ में जाने से धारण की हुई है, वो भी पूरी करने के लिए आप लगे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, ये थे मेरे साथ, आपको बता दें, और बात करें तो लोकतंत्र के असली प्रहरी जिनका नाम आता है ओम प्रकाश अत्रेजा जी का। दोस्तों, ये आपको बात कैसी लगी है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक बार फिर हम अत्रेजा जी के जो और गुप्त रहस्य हैं उनको भी जानने का प्रयास करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, हम चाहेंगे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। मेरे साथ है मेरे साथी शिव बत्रा, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।